गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ भाई, पब्लिक आ गई। यस सर। आज तो इंदिरापुरम में कृत नहीं दिख रहा है। सर वो अभी तक नहीं आया। अरे पढ़ लो बेटा, जल्दी पढ़ लो अब, उसके आने से पहले थोड़ा बहुत। और आज आगरा में लग रहा है वैभव आया है क्या? कहाँ थे? आज तक कहाँ थे भाई? अब तक तुम दिखाई नहीं देते हो। सर मैं आता हूँ, कल नहीं आया। हाँ। क्लास नहीं दिखा रहा था। और कोमल आई है आज, पियानो गर्ल। यस सर। शाबाश। तो हम लोग कहाँ पर थे भाई? हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। बस एक मिनट की जरा दो एक मिनट की एक बात करनी है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कल तुम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया था कि अगर किसी एटम का आपको ये पता चल जाए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है या उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बढ़ती हुई एनर्जी का सीक्वेंस जो है वो n+l रूल से याद कर लिया था। और n+l रूल क्या था कि जिस सबशेल के लिए n+l वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसके लिए n+l वैल्यू छोटी होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अगर दो ऐसे लोग हैं जिनके लिए n+l वैल्यू सेम है, तो कौन डिसाइड करेगा? एन की वैल्यू डिसाइड करेगी। अगर n की वैल्यू बड़ी है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर n की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी, सो ऑन। ठीक। अच्छा, तो फिर ठीक है सर, हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फिर ये भी बात निकल के आई थी कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उस टाइम पर मुझे एक्चुअली कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे पता चलता? तो उसके लिए एक रूल बनाया गया था जिसको कल तुम लोगों ने देखा था, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ये जो हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल है, कल मैंने वो तुम्हें पीडीएफ दिया था, उसमें पढ़ा है तुमने ये हुन्स रूल? यस सर। हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि आप तब तक पेयरिंग के चक्कर में मत पड़िए, तब तक आप एक ही कमरे में दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग मत करिए, जब तक कि सारे एक ही इलाके के कमरे सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। यानी अगर डी ऑर्बिटल है जैसे, तो डी सबशेल्स में 5 कमरे होते हैं, तो वो पांचों कमरे जब तक सिंगल नहीं हो जाएंगे तब तक आप उसको डबल मत करिए, ताकि रिपल्शंस मिनिमम रहे। हाँ, एक बार वो सारे सिंगल हो जाएंगे तो मजबूरी में फिर आपको डबल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डी में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आपने 2 2 और 1 भर दिया ना, 5 भरने हैं तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 5। क्लियर है ये वाली बात? और एक बार जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया लग जाएगा तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था इस बार भी जेई के मेंस के पेपर में बहुत सारे सवाल इस मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके सवाल निकालना था। तो जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है और साथ में ये पता है कि पेयरिंग कब होती है, पेयरिंग कब नहीं होती है, वो ये आदमी जो है वो ये सवाल कर सकता। ठीक। अच्छा, मैं इसमें अब एक दो बातें छोटी छोटी सी और जोड़ रहा हूं। एक बात तो ये जोड़ना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक या दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको हमें अभी, हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं, जिनको हमें अभी ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो क्रोमियम हो गया या कॉपर हो गया, तो तुम थोड़ा सा अपने आप ही समझ के देखना। मान लो मुझे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 24। तो अब जितना तुमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 1s2 से कहानी स्टार्ट होगी, 1s2 चलेगा, उसके बाद जहां तक उम्मीद है 2s2 चलेगा, 2s2 के बाद 2p6 चलेगा, 2p6 के बाद 3s2 चलेगा, 3s2 के बाद 3p6 चलेगा, और फिर आएगा 4s2। बताओ, ये समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन 24 इलेक्ट्रॉन्स का बनना चाहिए। मैंने कल भी तुमको बताया था कि मैंने ये याद कर रखा है कि यहां से लेके यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने याद कर रखा। जैसे ही 4s2 आ जाता है मैं समझ जाता हूं 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, मतलब ऐसे मैंने याद कर रखा है। तो अगर मुझे 24 भरने हैं तो 4s के बाद 3d में 4 डाल दो, 25 भरने हैं तो 3d में 5 डाल दो। तो इससे थोड़ी कम है। क्या चीज बेटा, क्या बढ़वा रहे हो? ठीक है सर, बोर्ड तो नजर आ रहा है। अब बोर्ड ही नजर आना चाहिए, हमें थोड़ी ना देखना। बोर्ड देखो तुम, किसको ब्राइटनेस कम लग रही है? थोड़ा सा बढ़ा दे क्या? ऐसा तो तुम्हें नहीं लग रहा है पैसे हमने पूरे दिए, ब्राइटनेस कम कर रखी है इन्होंने?
पूरे पैसे में पूरी ब्राइटनेस मिलनी चाहिए। अब देख लो, दिख रहा है, अब अभी देखो बाहर निकलेंगे तो कर देंगे। तो बहरहाल ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा है 24 का ये कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज छोटी सी ऐड कर रहा हूं। अब बिल्कुल सही है, 24 का यही कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आ रही है कि जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर जो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सिमेट्री की वजह से ज्यादा स्टेबल सिस्टम माना जाता है। यानी अगर तुम ध्यान से देखो यहां पर, तो 4s2 तो चलिए ठीक है, 4s में 2 ही आदमी आ सकते हैं, दोनों आ गए, लेकिन 3D में 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कुछ ऐसा ना करके ऐसा सिस्टम तैयार हो जाता जिसमें ये होता 1s2, ये होता 2s2, ये होता 2p6, ये होता 3s2, ये होता 3p6, और इसको आप कर देते 4s1 3d5, तो ये ज्यादा बेटर सिचुएशन होती है एज कंपेयर टू ऊपर वाली। व्हाई? बिकॉज दिस टाइम दे बोथ द सब शेल्स आर दे आर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने 5 कर दिए, 1 2 3 4 5, नाउ दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, 1 कर दिया, दिस इज अगेन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल सिचुएशन है। यानी क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बनना 4s2 3d4 चाहिए, बट एक्चुअली इट इज 4s1 3d5। यानी अब तुमको सर इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दीजिए, नहीं फर्क पड़ता है। अगर ये 4s2 3d4 होता तो यू विल बी हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर ये 4s1 3d5 होता तो यू आर हैविंग अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बताओ, समझे बात? बदल जाएंगे, समझो बात को। कोई आपसे पूछे क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए, तो जो लल्लू है जिसको ये नहीं पता है कि 4s2 3d4 इज रॉन्ग, तो वो तो 4 मान के आंसर निकाल आएगा। वो कहेगा भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने एक ही फॉर्मूला याद कर रखा है, म्यू की वैल्यू √nn+2bm से निकाल ली जाती है। आप n×n+1 2bm से इसका आंसर निकाल लीजिए। वो खटाखट n की वैल्यू 4 रख देगा, 4 × 4+2 करके √24 जो है इसका आंसर लिख के चला आएगा। और तुम समझ ही रहे होगे √24 एकदम गलत होगा, क्योंकि √24 जो है वो n की 4 वैल्यू से निकल के आया है, और n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 तब होंगे जब ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जबकि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होगा, बिकॉज दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू 3d4। सो अल्टीमेटली इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से निकल के आना चाहिए 6 से, एंड दिस विल बी म्यू इज इक्वल टू √6 × 6+2, यानी ये जो आंसर है वो √48bm निकल के आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से एक चीज का और ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लीजिए क्रोमियम की जगह कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता, तो देखो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अगर क्रोमियम की जगह कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता तो भी ध्यान रखते हैं। जैसे ये कॉपर, तुम अपने आप समझोगे तो भी तुम्हें समझ में आएगा। कॉपर इज 29, कॉपर इज 29, ठीक। कॉपर के पास 20, ये आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, एटॉमिक नंबर कितने हैं ये आपको दिए जाएंगे, लेकिन ना भी दिए गए तो धीरे धीरे करके तुम्हें याद भी हो जाएंगे, तुम अभी टेंशन मत लो। ये तभी याद होंगे जब याद करोगे। मेरी बात समझो, ऐसे मत समझना कि सर ये अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद नहीं होंगे। आपके सामने कुछ कुछ चीजें आ रही हैं। कल मैग्नीज आया था तो तुम्हें ध्यान रखना है मैग्नीज का 25 होता है, आयरन आया था उसका 26 होता है, सर आज कॉपर आ रहा है 29 होता है, क्रोमियम 24। धीरे 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 करके ये याद भी होने लगेंगे, लेकिन वैसे एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक। तो ये कॉपर आपका 29। अब अगर कॉपर 29 तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा सर? 4s2 तक तो 20 हो जाएगा, ये तो याद ही कर रखा है, बचे 9 और। क्लियर है ये वाली बात? यानी कि सर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कुछ कुछ चलता चला जाएगा, चलते 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 आप 4s2 तक पहुंचेंगे, 1s2 2s2 फलाना धमाका टक 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 टक, 4s1 3d9 आएगा। बिल्कुल 4s2 3d9 हो गया। ये ऐसा लग रहा है कि सर ऐसे होना चाहिए, ये हो गया 20 और 20 के बाद 9। लेकिन इसमें भी आप अकल लगाइए, अगर मैं s से एक d में डालूं तो s तो हाफ फिल्ड हो जाएगा और डी फुलफिल्ड हो जाएगा। नाउ दिस इज हाफ फिल्ड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, मच मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहां पर भी कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज है, सब कुछ सही चल रहा था, चलते 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 दिस शुड बी 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। और इससे हालांकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 एक एस सबसेल में, और यहां पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही होगा जो डी में होगा। इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही पता होना चाहिए। सो द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 4s1 3d10। क्या तक समझ में आई? क्लियर है? इसी तरह से सिल्वर का मैं लिखूंगा नहीं, तुम्हें अपने आप बताना है, तुम अपने आप कर लेना। तुम्हें सिल्वर के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूं मैं, सिल्वर इज 47। तुम अब सिल्वर का अपने आप निकाल सकते हो, अपने आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। जब तुम इसका सिल्वर इज जस्ट इसके कॉपर के जस्ट नीचे, तो अगर सिल्वर कॉपर के जस्ट नीचे होता तो जो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है वही सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिर्फ फर्क कितना होगा, वो 4s1 3d10 है, तो सिल्वर जो नीचे आएगा वो 5s1 4d10 बन जाएगा। बताओ समझे?
जस्ट नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिल्वर 47 को भरेंगे तो आप भर के देख लीजिए, वो टप 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 चलते गए, लास्ट में आके आप पहुंचेंगे 5s2 4d9, जिसको आप क्या लिख देंगे 5s1 4d10। यानी अल्टीमेटली सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया या क्रोमियम हो गया। हमें एटलीस्ट इन 3 लोगों के बारे में यह ध्यान रखना है कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब लिखा जाता है तो हम हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिनको ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं, यानी जो P3 का कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, P3 कॉन्फ़िगरेशन या P6 कॉन्फ़िगरेशन या D5 कॉन्फ़िगरेशन या D10 कॉन्फ़िगरेशन, दे आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस बिकॉज दे आर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ हो सके तो हम हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाए जिसमें ये 3 लोग सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब आती है आखिरी बात। आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई ऐसा है किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो तुम बताओ तुम्हारा पहला आंसर क्या होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक साहब दे रखे हैं, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए या उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करिए, तो तुम मुझसे सबसे पहले क्या पूछोगे, सर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दीजिए। आप समझ रहे हो? और जैसे आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अपना मैग्नेटिक मूवमेंट जो भी बकवास करना, आंसर आ जाए, खत्म हो गया। इसमें एक बात का ध्यान रखना बस, अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। बहुत सारे बच्चे इसको गलत समझते हैं और वो गलत लिख के चले आते हैं। इसको जरा समझना सब लोग, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप मुझे जो है ना आयरन +2 के बारे में समझा दीजिए जरा, आयरन +2 का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। चलिए ये सवाल आ गया, बढ़िया, जेई के मेंस के पेपर में सवाल आ गया, फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन +2। चलिए ठीक है, हमने कहा 1 मिनट अभी करते हैं। अब जो आदमी बेवकूफ है ना, वो देखो गलती क्या करता है, गलती ये करता है, वो कहता है यार ये बताइए आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने कहा आयरन में 26 होते हैं, 26 होता है, आयरन इज 26। तो कह रहा है अगर आयरन 26 है तो आयरन +2 24 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी आयरन +2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली आपको 24 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। क्लियर है? अगर आपको 24 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो 24 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जैसे करते वैसे कर लीजिए, अभी तो की थी। अगर आपको आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है व्हिच हैज 24 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट मींस द कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जरा समझना बात को, 4s1 3d5। अभी जैसे क्रोमियम का 24 होता था, जैसे क्रोमियम का लिखा था वैसे ये भी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन गड़बड़ हो रहा है यार, ये गड़बड़ हो रहा है। हमने कहा अब क्या गड़बड़ हो रही है, अभी तो आपने बताया था 24 को कैसे भरते हैं, अब आप कह रहे हैं 24 को भरना हमने गलत सीखा था। नहीं, गलत नहीं सीखा, जरा समझना। तुम बताओ व्हाट इज आयरन +2? आयरन +2 इज एन आयन जो कि डिराइव्ड फ्रॉम आयरन। समझो बात, यानी आयरन +2 कुछ नहीं था, पहले आयरन था, ठीक। उस आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे, तब आयरन +2 बना होगा। यही इसका मतलब? यस सर। आपने 24 इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग की है वो गलत कर दी है भाई साहब। फिलिंग तो 26 की करनी थी, उनमें से 2 निकालने थे। तुमको क्या सर अजीब टाइम पास कर रहे हैं, आज कुछ चढ़ा वढ़ा के आए क्या? अरे भाई 26 के बाद 2 निकालेंगे तो 24 तो बचेगा। समझो दोनों में अंतर है। 24 को भरना एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात 26 भर के 2 निकालना, ये 2 अलग बातें। हमने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, दोनों केसेस में 24 ही आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। फर्क यह है कि ऑफबाउ का जो प्रिंसिपल था, जो n+l रूल के ऊपर बेस्ड था, दैट वाज ओनली बिल्डिंग एन एटम, वो सिर्फ एटम को बनाने का रूल है। यानी n+l रूल जो आपने याद किया था, वो n+l रूल एटम्स को बनाने का रूल है। जब आप एटम्स की फिलिंग करेंगे तो n+l के अकॉर्डिंगली बढ़ती हुई एनर्जी के सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दीजिएगा, बात खत्म। लेकिन अगर आप एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसमें कोई ऑफबाउ पिक्चर में नहीं आएगी, इसमें कोई n+l काम नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एक ही रूल काम आएगा, जो बाहर की शेल है वो पहले खाली होगी और जो अंदर की शेल है वो बाद में खाली होगी। यानी फिलिंग करते वक्त तो आपको 1s की एनर्जी को कम रखना है, 2s को ज्यादा रखना है, n+l वैल्यू उसकी बड़ी उसकी छोटी, वो सारी कहानी जो ऑफबाउ ने बताई थी वो सारी कहानी फॉलो करनी है और आपको फिलिंग करनी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए नहीं खाली करो, तो खाली करते वक्त कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, पहले बाहर वाला खाली होगा फिर अंदर वाला खाली होगा। बताओ समझे बात? यस सर। अंतर है, दोनों में अंतर क्या है? आप 24 को सिर्फ भर रहे हैं, एक तो ये बात हो गई, ये आपके सामने, और दूसरी बात है 26 भर कर 2 निकाल रहे हैं, ये
तुम बताओ एक्चुअली सही बात क्या, हो सकता है आंसर यही आ जाए, लेकिन एक्चुअली सही बात क्या है? आयरन प्लस 2 तब बनता है जब आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी 26 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब तुम जरा ये सोच के आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो प्लस 2 का, तुम जरा सोच के बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं? आयरन 26 इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। बताओ यहां तक ठीक है आयरन का? ठीक, अब आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक, तो आयरन प्लस 2 बन जाएगा। चलिए आयरन प्लस 2 बना लेते हैं, आयरन प्लस 2। अब आयरन प्लस 2 का बनाते हैं, आयरन इज दिस एंड इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन की खाली करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले बाहर से निकलेगा फिर अंदर से निकलेगा, एंड द आउटर शेल इज 4। बात समझ रहे हो कि नहीं? 4th शेल बाहर वाली शेल है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, तो इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा? 4th शहर है सर। ये खाली होगा पहले, फिर अंदर वाले खाली होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने? 2 सर निकालने। 3d4 होगा ना क्या सर? Fe+2 में नहीं, Fe+2 Fe तो ये सही है ना, Fe यहाँ पे ये Fe है। अब Fe+2 बनाने जा रहे हैं, उठ गए हैं। अभी अभी उठाया है किसी ने इसको। क्या सो रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? पूछो तो दोबारा। सर उसको लग रहा था कि जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो आखिरी में हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसको लगा 28 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इसलिए उसने गलत बोल दिया। उसने कहा कि 3d4 होना चाहिए लास्ट में Fe के लिए। हाँ, Fe के लिए 3d6 4s2 ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन है ना, एक बार समझ लेना दोबारा से, ठीक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब मुझे 2 खाली करने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तभी तो आयरन प्लस 2 बनेगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे उसमें ऑफ बाउ से कोई मतलब नहीं है। तुमने अगर, मैंने जो नोट्स दिए थे, तुमने अगर उसको पढ़ा हो तो मैंने वहां पहली लाइन लिखी है, ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड मींस बिल्डिंग अप। ऑफ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग बनाना, न कि तोड़ना। यानी अगर आपको 25 भरने हैं, ऑफ बाउ को बुला लीजिए। आपको 24 भरने हैं, ऑफ बाउ को बुला लीजिए। आपको 100 भरने हैं, ऑफ बाउ को बुला लीजिए। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन खाली करना यानी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑफ बाउ से मतलब नहीं है। फिर एक ही बात आती है, पहले बाहर वाली शेल खाली होगी, पहले बाहर के शहर खाली होंगे, फिर अंदर के शहर का नंबर लगेगा। और साफ दिखाई देता है कि आयरन में से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर आयरन प्लस 2 बनाते हैं, तो निकालते वक्त सिर्फ एक ही रूल काम आता है, पहले आउटर शेल खाली करेंगे फिर इनर शेल खाली करेंगे। बताओ आउटर शेल कौन सी है? 4s। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन खाली कर दीजिए, खत्म हो गई बात। यानी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2 इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। इसका आयरन 4s से कोई लेना देना अब नहीं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन प्लस 2। अब बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहां तक तो सारे पेयर्ड है, लेकिन 3d6 को जब देखोगे तो 3d6 कैसा दिखाई देगा? 3d6 के अंदर ऐसा मामला दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6। बताओ समझे? नाउ यू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी कुछ निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो भी कुछ, वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकाला जाएगा। यानी ये ऊपर वाला जो Fe+2 आपने बनाया है, ये बिल्कुल गलत बनाया है। द करेक्ट Fe+2 विल बी दिस, एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आयरन प्लस 2, अगर आपको आयरन प्लस 2 का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकाला जाएगा। द आंसर विल बी √24 बोर मैग्नेटॉन। समझो बात क्लियर? यस सर। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं, जब भी आप कभी किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए पहले जिस एटम से वो आयन डिराइव हुआ है, पहले उस एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन खाली करने की कोशिश करिए। क्लियर? यस सर। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहे कि मुझे मैग्नीज, चलो मैं तुमसे पूछता हूं, जरा जल्दी से बताओ मुझे एक सवाल। Find out the spin angular momentum of manganese plus 2 and chromium plus 3 ले लेते हैं। बताइए
ये सवाल आ गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π(SS+1) से निकाली जाती है। यानी हमें अगर निकालना है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो है h/2π√SS+1, वेयर S इज हाफ इंटू टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद है ये वाली बात? Yes, sir. यानी मुझे लगता है जो भी कुछ दिमाग लगाना है वो सिर्फ यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, क्योंकि एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करके एस की वैल्यू आ जाएगी और एस की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, आंसर आज बात खत्म। यानी सारा जोर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तभी सही निकल के आएंगे जब आपका कॉन्फिगरेशन सही लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात। तो कोई बच्चा अगर मैग्नीज+2 में बेवकूफी ये करे कि सर मैग्नीज में तो 25 होते हैं, 2 कम हो गए तो यानी 23 हो गए, तो आपने 23 की फीलिंग कर दी, गलत हो गया। बात समझ लो गलत क्यों हो रहा है? 23 की फीलिंग नहीं करनी है मुझे 25 भरकर 2 निकालने हैं, दोनों में अलग बात होती। क्लियर? यानी मैग्नीज+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे मत देखो, पहले मैग्नीज का बना लो और उसके बाद 2 खाली कर दो। खाली करते वक्त एक ही रूल है, पहले बाहर का निपटेगा फिर अंदर का निपटेगा, बात खत्म। यानी अगर मुझे मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? पहले मैग्नीज का जिसमें 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये आपका मैग्नीज आ गया। अब आपको मैग्नीज+2 चाहिए तो मैग्नीज+2 लिख लीजिए, 2 निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 खाली हो जाएगा 3d5। क्लियर? यस सर। बस अब आपको जो निकालना निकाल लीजिए। नाउ यू हैव 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 दैट मींस यू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपना काम चला लीजिए। ये देखिए, यानी स्पिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्पिन की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू हाफ, दैट इज 5/2, और इस 5/2 को उठा के ऊपर पुट कर दीजिए, तो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा h/2π√SS+1। ये आपका आंसर। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे अब आगे? Yes, sir. अच्छा, यही चीज क्रोमियम के लिए भी करके देख लेते हैं। अगर आपको क्रोमियम+3 का बनाना है तो ये बेवकूफी मत करना कि सर क्रोमियम में तो 24 होते हैं और क्रोमियम+3 में 3 निकलने के बाद 21 बचेंगे तो 21 को भर देते। ना ना ना, पहले 24 भरो फिर 3 निकालना, ये सही। क्लियर? यानी पहले क्रोमियम को 24 भर के दिखा देते हैं, यानी क्रोमियम के भर दिए हमने 24, तो क्रोमियम हो गया आपका 24 के हिसाब से। क्रोमियम आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। याद है ना, क्रोमियम में वो हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ये वाला 4s1 3d5। अब आपको कितने निकालने? 3, तो 3 निकाल देंगे। कहां से निकलेगा 3? सबसे पहले 4s 4s से। कितने निकलेंगे? 1। अभी और कितने निकालने हैं? 2 वो कहां से निकलेंगे? 3d से। बस खत्म हो गया। यानी कॉन्फ़िगरेशन आ गया क्रोमियम+3 का। क्रोमियम+3 बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s खाली, और 3d में कितने बचे? Now you have 3 unpaired electrons, and if you have 3 unpaired electrons, that means the spin value जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो स्पिन निकल के आएगी वो आएगी 3 इंटू हाफ, दैट इज 3/2। और उसके बाद जब आप मैग्नेटिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो h/2π√SS+1, ये आपका आंसर है। ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मैंने तुमसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा है। अगर वो मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? √NN+2। तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं यार बात को? लेकिन दोनों ही सवाल तभी सही होंगे जब आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सही निकलेंगे।
क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए भी आपको टोटल स्पिन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कॉन्फिगरेशन से। यानी जिसको कॉन्फिगरेशन लिखना आता है आयंस का और एलिमेंट्स का, तो बस उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बस इतनी ही बात करके इस बात को खत्म कर रहा हूं कि एलिमेंट्स का कॉन्फिगरेशन लिखते वक्त एक दो जगहों पर थोड़ा सा लफड़ा है, जैसे क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर वगैरह में। अदरवाइज नॉर्मल अपना तरीके से वो ऐसे काटते जाइए, भरते जाइए, अपना भर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर किसी आयन का कॉन्फिगरेशन लिखना है तो आयन का कॉन्फिगरेशन लिखते वक्त वो आयन जिस एटम से डिराइव हुआ है पहले उसका कॉन्फिगरेशन लिख दीजिए, और उसके बाद उसमें से दो चार जो निकाल लीजिए। निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले आउटर शेल खाली करेंगे, फिर इनर शेल खाली करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. तो थोड़ा सा ना कोशिश करके प्रैक्टिस करो इस चीज की कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है, देखो तुम खुद ही समझ लोगे। ऐसा तो है नहीं तुमसे पूछा जाएगा कि एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जिसके पास जो है 48 98 इलेक्ट्रॉन्स। समझो, मतलब हमें कम से कम एटलीस्ट 25-30 वालों का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे। पता चला सोच रहे हैं यार 1s के बाद क्या आएगा, ऐसा मत करो। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओ। 1s 2s 2p 3p ऐसे कम से कम कुछ लोगों तक का इस 3d5 3d7 3d10 इनके तक का तो एक कम से कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर भरने हुए तो फिर वो तुम्हें पता ही है, मैंने वो तुम्हें बताया था ना 1s 2s 3s ऐसे काट काट के देख लो। काटने के बाद सबसे पहले कौन ट्रैवल हुआ 1s, फिर कौन ट्रैवल हुआ 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3p, याद है 3s 3 कलम ने ऐसे करके बनाया था ना वो। तो उससे आपको बल्कि एनर्जी का सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो कभी एग्जाम में ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो 58 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करवा रहा है और 48 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करवा रहा है, 49 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि सर हम बहुत दूर तक तो याद नहीं कर पाए थे, तो आप फटाफट 1s 2s ऐसे करके रफ कॉपी में लिखिए, काटिए, और जो जो आदमी आप पहले ट्रैवल कर रहे हैं उसको फिल करते चले जाइए, आपका कॉन्फिगरेशन तैयार हो जाएगा। आगे बढ़े अब। Yes, sir. ठीक, अच्छा अब हम आते हैं अपने अगली बात पर, और अगली बात है शुरू कर रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि यही फाइनल है, ऐसे ही कुछ करेंगे, बट अब तुमसे थोड़ा सा मैंने पढ़ने के लिए बोला है तो मैं तुम्हें अभी भी उसका टाइम दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको कल बोला तो आज आपसे पूछ रहा हूं कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारे पास जितना भी टाइम हो, जैसे कल की क्लास के बाद का टाइम हो या कल बाद है, परसों तुम्हें टाइम मिलेगा, परसों के बाद नरसों तुम्हें टाइम मिलेगा। हम टेस्ट वेस्ट की टेंशन नहीं ले रहे हैं कि संडे को टेस्ट होगा सर, हम संडे तक सब बवाल मचा देंगे ना। जितना करा जा रहा है तमीज से कर लीजिए, सही से याद करिए, सब मैनेज हो जाएगा, सब बराबर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो एटलीस्ट मंडे को अगर क्लास होती है हमारी तो मंडे तक का टाइम रख लेते हैं, या मंडे भी ले लो, ट्यूसडे तक का टाइम ले लेते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं या कहना चाह रहा हूं कि कम से कम जो तुमसे करने के लिए कहा गया है उसको टाइम देकर करना जरूर, उसमें बेईमानी मत करना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। हम सिर्फ तुम पे भरोसा करके ये काम कर रहे हैं। अगर हमें ये तुम बता दो कि सर आप हम पे भरोसा मत करिए, हम निहायत ही मक्कार आदमी है, तो ऐसे में फिर मैं वो लिख के ले आऊंगा, तुम्हें एक बार पढ़ के दिखा दूंगा। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, तुम करोगे तो तुम्हें आसान लगेगा, इसलिए तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। तो हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको जो भी बोल दे, टॉपिक बोलो, चैप्टर बोल दो, या जो भी बोलो, तो ये जो हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में मेनली जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी क्या है, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करेंगे उनकी पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी मतलब दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज पीरियोडिसिटी, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, उनके अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पीरियोडिसिटी, यानी अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, और अगर आप ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में नीचे गिरेंगे तो आप किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के। और जो मेन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल में जो हमारे सिलेबस में है, वो है एक तो रेडियस के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, एक आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, और फिर इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ ऑक्साइड्स के बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर वगैरह वगैरह कुछ समझ रहे हो। तो मेनली जो 4 प्रॉपर्टीज है हमें इनके ऊपर फोकस करना है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर होता है ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है, बात समझो। मतलब तुम्हें ऐसा मत समझना कि सारी ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब यही पढ़ा जाएगा। हम इस चैप्टर को सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना पीरियोडिक टेबल है, जितना पीरियोडिक टेबल का चैप्टर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, अलग अलग ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज, उनके कंपाउंड्स, ये सब बकवास ये सारे आगे के चैप्टर्स में आएंगे।
मतलब सुनो ना, तुम अगर ये कहो सर आपने जो है सोडियम पढ़ा दिया, आपने फर्स्ट ग्रुप के बारे में बताया था कि लिथियम के नीचे सोडियम होता है और सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा होता है, बहुत बढ़िया, हमें मजा आ गया, ये हमने सीख लिया। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि सोडियम का एक कंपाउंड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने ये नहीं बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, आपने ये नहीं बताया कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। ये तब पढ़ाया जाएगा जब सोडियम का चैप्टर आएगा, बात समझ रहे हो, जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे उस टाइम पर सोडियम के कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो कि ये चैप्टर को तुम ज्यादा बड़ा मत बना देना, वरना तो पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी चैप्टर में घुस जाएगी। तुम समझ रहे हो ना बात को? तो हम इस चैप्टर को, हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमें थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि सर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई ये कहां पड़ेगा, ये किस पीरियड में आएगा, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, हम ये कुछ सीखते हैं। फिर क्या सीखेंगे, जब हम ये दिखा लेंगे कि भाई चलिए ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल होती है, इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अपने हिसाब से सेट किया गया है, तो फिर ये पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ते हैं। क्या कि रेडियस एलिमेंट्स के, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो एलिमेंट्स के रेडियस बढ़ते हैं या घटते हैं, ठीक, ये नॉर्मल ट्रेंड पढ़ेंगे। ऊपर से नीचे अगर आप गिर रहे हैं तो एलिमेंट्स के रेडियस बढ़ेंगे या घटेंगे। फिर हो सकता है इनमें कुछ लफड़े हो, तुम्हें पता ही है केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं लफड़े आते हैं कि यार आपने तो बताया था सर आगे जाने पर रेडियस घटती है, आप तो गलत बता रहे हैं, ये तो कह रहा है कि आगे जाने पर वो जो आखिरी वाला आदमी है वो बहुत बड़ा होता है, आप कह रहे थे छोटा होना चाहिए बड़ा। तो ये सारे एक्सेप्शन है जिनको हमें डील करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन फिर मैं यही बोलूंगा एटलीस्ट 2-3 दिन के अंदर पीरियोडिक टेबल की एक रफ पिक्चर तो अपने दिमाग में बना ही लो। लोगों ने शुरू से लेके, जैसे लोग अब पता नहीं कौन कौन से मोजले साहब, मैंडलीव्स, और उसके बाद जो है वो न्यूलैंड ऑक्टेव, पता नहीं अलग अलग लोगों ने कुछ 4-4 पॉइंट्स, 4-4 लाइनें अपनी लिख के दी हैं कि हमारे हिसाब से पीरियोडिक टेबल ऐसे बननी चाहिए, हमारे हिसाब से पीरियोडिक टेबल ऐसे बननी चाहिए। तो उनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको अपने दिमाग में एक बार पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, और एक एक्चुअल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपने दिमाग में बना लिया जाए कि एक बिल्डिंग ये होती है, एक बिल्डिंग इधर होती है, इस बिल्डिंग को एस ब्लॉक बोलते हैं, उधर वाली बिल्डिंग को पी ब्लॉक बोलते हैं, और बीच के गड्ढे को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला। ये मैं चाह रहा हूं तुम ये पिक्चर अपने आप एक बार पढ़ो 2-3 दिन का टाइम लगा, ठीक। नोमेनक्लेचर एक सेकंड, सब आएगा, नॉमेनक्लेचर हम करा देंगे, नॉमेनक्लेचर हम करा देंगे, उन इनियम पिनियम ये सब हम करा देंगे, उसे टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम काम की बात अभी क्या कर रहा है, एक रफ आइडिया पीरियोडिक टेबल का हमें लगाना है, हम 2-3 दिन आराम से इत्मीनान से उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां तक समझ में आ गया तुम्हें क्या काम करना है? यस सर। ठीक, अच्छा, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। किस तरह से कि क्या मैं किसी एलिमेंट के नाम को देखकर या उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि वो मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड या किस ग्रुप या किस ब्लॉक को बिलोंग करता है। ये मेरा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक। यानी मैं सबसे पहले ये पढ़ना चाह रहा हूं कि हाउ टू प्रिडिक्ट पीरियड, ब्लॉक और अ ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। क्या तरीका है इसका? तो इसके पूरे तरीके में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट, और वो है ये, अगर तुम्हें ये लिखना आता है तो तुम इस सवाल का आंसर दे दोगे, और अगर तुम्हें ये लिखना नहीं आता है तो तुम इस सवाल का आंसर नहीं दे पाओ, ठीक। तो मैं एक एक करके, क्या मैं इस बात को अब मान लूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा टाइम लगाकर ही सही, लेकिन तुम सब लिख सकते हो अब? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकता हूं तो मेरे लिए फिर इस टॉपिक में कोई दम नहीं बचता कि आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं। मैं तुम्हें पहले बोल देता हूं, फिर मैं लिख के दिखा देता हूं, मैं लिखा भी हुआ है, तुम्हें वो भी दिखा दूंगा। अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैलकुलेट करना है कि वो किस पीरियड को बिलोंग करता है, पीरियड हमारे ये हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, यही मैं चाह रहा हूं, मतलब मैं बताने को तो सारी कुछ बता दूं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं तुम थोड़ा सा, तुम एक बार माथा फोड़ लोगे तो तुम्हें ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी और तुम्हें ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। पीरियड जो होते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं ऐसे वर्टिकल होते हैं, ठीक। तो अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मैंने उठाया बीच में से और मैंने तुमसे पूछा ये बताइए ये किस पीरियड को बिलोंग करता है और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये कैसे प्रिडिक्ट करें? बिल्कुल आसान सी पहली बात, बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात। अगर आपको किसी एलिमेंट का बारे में बताना हो तो आप सबसे पहले उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। लिख देंगे? क्या उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद ये देख पाओगे कि कौन सा शहर सबसे बड़ा है? यस सर। तो ये तो देखना ही तो है ना। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं ना, देख के बताओ कि सबसे बड़ा शहर नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5। हाँ सर, देख लेंगे, देख के बता देंगे आपको, बहुत बढ़िया। जो भी तुम्हारा सबसे बड़ा शहर होगा वो तुम्हारा पीरियड होगा। पहली बात, काम खत्म।
इसमें कोई झंझट नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन। सर लेकिन अगर कहीं कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख दें तो भैया फिर तुम्हारे मतलब की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन गलत मत लिखना, कॉन्फ़िगरेशन सही लिखना पड़ेगा और उसके बाद पीरियड डिसाइड करने के लिए उस कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे मोटा शहर है, सबसे बड़ा शहर, शहर 1 हो सकता है, शहर के नंबर तुम्हें पता ही है 1 2 3 4 5 6, ये शहर के नंबर, तो जो सबसे बड़ा शहर का नंबर होगा दैट विल बी द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? सर एक डाउट है नहीं बोलो। सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से है सर, मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे ढूंढ सकते हैं कि वो नहीं, नहीं, -2 है कि नहीं 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 +2 नहीं है? नहीं 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 ढूंढ सकते, हम नहीं ढूंढ सकते। हम ये तो कह ये सकते हैं कि प्रेडिक्ट तुम कैसे होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है कि नहीं 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 clockwise? ये हाँ इसका जवाब दे सकते हैं। तुम एक कमरे में 2 आदमी रहेंगे कि नहीं, रह सकते हैं कि नहीं? तुम्हें Yes, दिक्कत sir. कब आएगी? जब एक कमरे में 2 आदमी है तुम तब परेशान हो, या जब एक कमरे में एक ही आदमी है तुम्हें तब परेशानी? सर जब कमरे में 2 आदमी है। क्योंकि एक आदमी है तब तो मैं सर कान पकड़ के निकाल ही लूंगा ना। मैंने घंटी बजाई, घंटी बजा के एक आदमी खड़ा हो गया तो उसको कान पकड़ के बाहर निकाल लूंगा। मुझे दिक्कत तब आएगी जब मैं घंटी बजाऊंगा मुझे 2 आदमी ऐसे टहलते हुए मिलेंगे, हाँ भैया किससे मिलना है, तब मुसीबत, क्योंकि तब मुझे दोनों एक जैसे दिखते हैं। ऐसे में ये तो तुम मानते हो ना कि उनमें से एक सीधा घूमेगा एक उल्टा। यस सर। अब जो सीधा घूमेगा वो सीधा घूम रहा है, जो उल्टा घूम रहा है उल्टा, लेकिन ये कंफर्म है कि उनमें से एक +½ एक -½ यानी +½ Yes, sir. और -½ जो होगा वो उन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी एक को +½ दे दो तो दूसरे वाले को -½ दे देना, बस ये क्लॉक Okay, sir. स्पिनिंग और एंटी क्लॉक स्पिनिंग का सिर्फ लॉजिक ये है कि इफ यू आर क्लॉकवाइज स्पिनिंग दैट मींस द स्पिन क्वांटम नंबर शुड बी +½ एंड इफ यू आर एंटी क्लॉक स्पिनिंग दैट मींस द स्पिन क्वांटम नंबर शुड बी -½ बट अगर तुम कमरे में हो तो तुम सीधा भी घूम सकते हो, तुम उल्टा भी घूम सकते हो। अगर तुम्हारे कमरे में 2 आदमी है तो एक सीधा घूमेगा तो दूसरे को उल्टा घूमना पड़ेगा, बस ये। यस सर। तो सर मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ कौन बिल्कुल सा। बिल्कुल 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 प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हम सारे लोग +½ अगर सारे सिंगली ऑक्युपाइड है सपोज ये, तो ये सारे +½ वाले हैं या ये सारे -½ वाले हैं। अब तुम +½ वाले हो -½ वाले मुझे नहीं पता। ओके सर। ठीक है ना? अच्छा यस सर। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा? लिख दूंगा। लिखने के बाद क्या ये देख पाऊंगा कि सबसे मोटा शहर कौन सा है? हाँ सर बिल्कुल देख लेंगे, सबसे बड़ा शहर। अब ये बताओ मुझे, क्या ये जरूरी है कि जो सबसे बड़ा शहर होगा वो सबसे आखिरी में लिखा होगा? नो सर। आपके सामने ही है, ये देख लीजिए। इस केस में सबसे बड़ा शहर क्या ये आखिरी में 3D है? 3 है 3 ना, 3 से पहले कौन वाला? यानी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो थोड़ा सा आंखें खोल के देख लेना। ये नहीं है कि आखिरी वाले को देखा अरे ये तो तीसरा नंबर का तीसरा शहर ना, उसके अगल बगल भी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो 3D से पहले 4S भरना शुरू हो गया और तुम्हें पता है 3D से पहले 4S भरता, तो बड़ा शहर कौन सा हुआ? चौथे नंबर का। सो द पीरियड ऑफ दिस आदमी, ये जो भी आदमी आपने लिखा कौन है? ये मैग्नीज। मैग्नीज हमारा चौथे पीरियड को बिलोंग करता है, ना कि थर्ड। क्लियर? यस सर। यानी आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, लिखने के बाद चेक कर लीजिएगा जो आदमी सबसे मोटा शहर का लगे आप उसका कॉन्फ़िगरेशन उसका पीरियड डिसाइड कर लीजिए, खत्म। ठीक, अब आता है ब्लॉक। उस एलिमेंट का ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे? उस एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करने के लिए बड़ा आसान काम करना है। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में गया वो आपका ब्लॉक, खत्म। आखिरी इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 25वां, 25th। वो 25th इलेक्ट्रॉन कहां है जरा बताओ? 2 2 4 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 के बाद बचे 5 1 2 3 4 5 पांचवा कहां गया? डी सबशेल में गया। तो इसका मतलब दिस मैग्नीज बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। क्लियर? यस सर। यानी 2 बातें हो गई। एक, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो सबसे बड़ा शेल नंबर मिले आपको, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिले वो आपका पीरियड बन जाएगा, और आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां गया वो आपका ब्लॉक डिसाइड कर लेगा। यहां तक ठीक? सब लोग सुन लो भाई। ठीक है, ये समझ में आया? कोमल समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं। कहना सर ये और बता दीजिए, ग्रुप हो गया, सॉरी ब्लॉक हो गया और पीरियड हो गया, बस ये और बता दीजिए ग्रुप कैसे निकालेंगे? ये कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ग्रुप्स होते हैं, इनमें आप कौन से ग्रुप पे हैं ये कैसे बताएंगे? बड़ा आसान। अगर मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारा ब्लॉक कौन सा है तो ग्रुप निकल आएगा। अब ये बताओ, क्या तुम्हें ब्लॉक पता चल जाएगा? यस सर। तुम्हें ब्लॉक पता चल गया तो अब मेरी 3 बातें सुन लो आराम से एकदम, क्योंकि यहां थोड़ा सा याद करने वाली बात आ रही। अगर आप एस ब्लॉक के हैं, क्या मतलब हुआ इस बात का? आखिरी आदमी एस सबशेल में गया होगा, यही मतलब हुआ इस बात का।
अगर आप एस ब्लॉक के आदमी हैं तो आपका जो ग्रुप होगा वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे, यानी जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपका ग्रुप होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, खत्म। यानी जो आपका सबसे बड़ा शेल नंबर है दैट इज आउटर शेल, उस आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे वही आपका ग्रुप होगा, अगर आप एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं तो। मैं अभी एग्जांपल लेके समझूंगा, ठीक। दूसरी बात, सर ऐसा भी हो सकता है मैं पी ब्लॉक को बिलोंग करूं? हाँ बिल्कुल हो सकता है आप पी ब्लॉक को बिलोंग करें। तो अगर आप पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें 10 ऐड कर दिया जाएगा, तब आपका ब्लॉक निकल के आएगा। कुछ समझे? हम अभी एग्जांपल लेते हैं, ठीक। और अगर आप डी को बिलोंग करते हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो ग्रुप निकल के आएगा वो आएगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जितने भी अंदर के डी में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनको जोड़ दिया जाएगा और तब उसका ब्लॉक निकल के आएगा। मैं बताता हूं, एक एक करके बात करते हैं। अब डी की बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो डी की बात लास्ट में करेंगे, पहले एस और पी की बात कर लेते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा सीधा। एक आदमी मुझसे ये जानना चाह रहा है, वैसे मैं ये लिख के ले आया हूं, मतलब तुम्हें पढ़ने के लिए घर में मिल जाएगा, तुम आराम से इसको पढ़ लेना, बट मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें कि हम समझ क्या रहे हैं। तो ये समझना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमको कोई पूछे कि आप ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कैसे निकालेंगे, तो मैं तुम्हें बताता हूं। मान लीजिए सोडियम से कोई पूछे कि भाई ये बताओ जरा क्या हो, मतलब कहाँ रहते हो, किस जगह पर पाए जाओगे, ठीक। तो सोडियम बोलेगा देखिए ऐसा मैं सब बताता हूं आपको, आप मेरा कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। क्या सब लोग 11 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं? भर सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्लियर? ये हमारा 11 हो गया सर। आप बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा सबसे पहले ये बताओ सोडियम जो है हमारा किस पीरियड को बिलोंग करता है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मैंने कहा भाई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है सर, क्रोमियम हमारा थर्ड पीरियड का आदमी, सॉरी ये सोडियम हमारा थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, एक बार ब्लॉक और बता दीजिए। तो मैंने कहा देखिए ब्लॉक का मतलब तो यही होता है, बिल्कुल 12वां इलेक्ट्रॉन जहां गया सर वो आपका ब्लॉक किस सबशेल में गया? एस में गया। तो अगर वो इस इलाके में गया है तो ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। क्लियर है? लेकिन सर जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप के लिए आपने ये बताया था अगर आप एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, अगर आप एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं तो जितने वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मतलब आउटर शेल जो होती है सबसे बाहर वाली, उस आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपका ग्रुप होगा। बस बात खत्म। कौन सी है वैलेंस शेल? आखिरी वाली शेल का नंबर क्या है? थर्ड शेल। थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो सर ग्रुप नंबर 1 हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यानी फॉर एस ब्लॉक द ग्रुप नंबर इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। यानी जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपके ग्रुप नंबर होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा जब आप एस ब्लॉक होंगे, जब आप एस ब्लॉक को बिलोंग करें। ऐसा भी हो सकता था सर मैं पी ब्लॉक को बिलोंग करता, तो चलिए पी ब्लॉक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये नोट कर लोगे जल्दी से? ठीक। और इस तरह से कोई भी सवाल निकाल, एक जल्दी से बताओ यार। अब कैल्शियम का बता दो ऐसे जल्दी से। So S block fourth period and group second. शाबाश। कैल्शियम 20 है, 20 का तो तुम्हें पता है 4s2 होता है, याद होगा तुम्हें 4s2 होता है। तो 4s2 मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे ना, ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। दिस इज कैल्शियम। अब साफ समझ में आ रहा है सबसे मोटा शहर कौन सा है? चौथा शहर है। तो ये यानी कि हमारा जो पीरियड होगा इसका, वो पीरियड हो गया हमारा फोर्थ पीरियड आ गया। फिर उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करना है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया, तो सर ये भी हमारा एस ब्लॉक का आदमी हो गया। अब ये भी एस ब्लॉक का आदमी हो गया तो सर एक बार ग्रुप और डिसाइड कर लेते हैं। ग्रुप के लिए आपने बता ही रखा है, एस ब्लॉक के आदमी का ग्रुप जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में 2 ही है, तो दिस इज सेकंड ग्रुप एलिमेंट। क्लियर? सब लोग समझ पाए अब? यस सर। लवली क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक। अच्छा अब ये तो तब है जब आप एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं सर, वो ऐसे भी तो हो सकता है आदमी पी ब्लॉक का हो। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है पी ब्लॉक का हो। अगर वो पी ब्लॉक का हुआ तो क्या करना है? पीरियड वैसे ही आएगा, ब्लॉक वैसे ही आएगा, सिर्फ ग्रुप में झंझट है। ग्रुप में झंझट ये है कि अभी तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काम चल गया था। अगर आप पी ब्लॉक के आदमी हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालकर उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, 10 ऐड कर दीजिएगा। यानी कहने का मतलब द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 विल बी द ग्रुप ऑफ दैट पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करनी हो तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं, अरे यार डिलीट कर दिया यार, अंडू कर दो।
है अंडू कहां से होगा है? तो तुम लोगों ने नोट तो कर लिया था ना? सर सबसे टॉप पे आता है। आ गया आ गया आ गया। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो पी ब्लॉक का मतलब जैसे एग्जांपल एक सिंपल सा ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब जरा एक बार चेक करो जरा फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन फटाफट बना के बताओ। फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 1s2 2s2 2p5। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, अच्छा अब आप बताइए जरा ग्रुप श्रुप के बारे में बात करते हैं फटाफट। पीरियड कौन सा होगा? पीरियड सेकंड Second, ब्लॉक पी P. पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 जोड़ के निकाला जाता है। अब ये बताइए वैलेंस शेल कौन सी है आपकी, सही से बताना, नंबर क्या है वैलेंस शेल का नंबर, 1 या 2? अरे 2 सेकंड है ना। अब ये बताओ 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। 7. समझ रहे हो, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इसका मतलब इस सेकंड शहर में कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर जो आपका ग्रुप आएगा वो 7 + 10 से निकाला जाएगा, दैट इज 17। समझ में आई बात? चलो एक और निकालो फटाफट, आप क्लोरीन का निकाल लो। अच्छा, क्लोरीन के 17 होते हैं, जल्दी से बताओ। So third period, 17th group and P block. बिल्कुल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 कैसे बनेंगे? सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड आ गया। फिर हम ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक आ गया। और जब पी ब्लॉक आ गया तो ग्रुप की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड कर देंगे, दैट इज 17, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे 7। आगे बढ़े। Yes, sir. कृत आ गया। अरे यार कृत कहाँ थे यार, दिल ही नहीं लग रहा था। तुम इनसे पूछो बच्चों से, हम तब से ही बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं कि कृत नहीं आया, आज मन बिल्कुल नहीं कर रहा है हमारा, हम बहुत उदास हैं। सर 3:15 बजे आज स्कूल से घर पहुंचा हूँ और यहाँ पे 1 घंटा लगता है आने में, तो पहुंचती तो निकल नहीं पाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुम इन लोगों से पूछ लेना कि हम बहुत परेशान थे, बहुत उदास हो गए थे। मतलब हमें ऐसा लग रहा था यार आज जैसे लूट गए, जिंदगी लूट गई। हमने बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं, मतलब तुम समझ रहे हो, हम बिल्कुल कुछ मन ही नहीं कर रहा है। जब तक तुम्हारी शक्ल नहीं देख लेते मन ही नहीं करता है कुछ। आप पढ़ेंगे, देखो अब हम पढ़ते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो यानी क्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आप उसका सब, तो यानी एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो डी में थोड़ा सा झंझट था यार, तो बस डी का थोड़ा सा समझाना चाह रहे, पता नहीं एक बार में बच्चों को समझ में नहीं आता, हालांकि होता आसान। डी की अगर आप बात करें कि डी में कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही लेंगे, है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये भी बता देंगे पीरियड कौन सा, क्योंकि वो तो फिक्स ही तरीका है निकालने का। फिर ये भी बता देंगे ब्लॉक कौन सा। लेकिन जैसे ही ब्लॉक डी का पता चलेगा ना, तो तुम्हें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अलग क्या है? जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम डी ब्लॉक के आदमी, तो तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने, वो तो तुम ढूंढ लोगे जैसे यहां ढूंढ रहे थे। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड क्या करना है वो ध्यान रखना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आप उस वैलेंस शेल से जो पहले वाली जस्ट शेल है बी वाली, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो जोड़ने। मैं एग्जांपल्स बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को कम समझ में आता है, तो एक बार जरा सा एग्जांपल से समझेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आ जाए। तो 1 सेकंड के लिए रुको, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी एक आदमी को ले लो जो तुम्हारा डी ब्लॉक वाला आदमी, जैसे कि मैग्नीज ही ले लेते हैं। मैग्नीज के बारे में बात करते हैं। मैग्नीज इज 25। ठीक, अब जरा मैग्नीज के बारे में सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। सही लिख रहे हैं?
ये आपका मैग्नीज बन जाएगा। अच्छा, मैग्नीज बनने के बाद आपको क्या क्या पता है? जो जो पता है वो तो क्लियर है। पता क्या है सर? आपने पीरियड के बारे में बात करी थी, पीरियड एकदम साफ दिखाई दे रहा है, ये पीरियड हमारा फोर्थ। क्लियर? अच्छा, पीरियड दिखने के बाद सर हम ब्लॉक भी दिखाई लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक जो है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां गया और आखिरी 25वां इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो इट शुड बी डी ब्लॉक एलिमेंट। यहां तक भी ठीक है। बस सर एक ग्रुप का थोड़ा सा टेंशन है, तो ग्रुप के बारे में जो मैं बता रहा हूं वो ये है। सबसे पहले मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? आउटर शेल 4 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल 2 ही है। ठीक, तो यानी 2 में ऐड करना है। ऐड क्या करना है? अगर वैलेंस शेल फोर्थ है तो इससे पहले की डी कौन सी होगी? 4 से पहले का डी 3D होगा। ये बात ध्यान रखना, यानी वैलेंस शेल से जो एक शेल नीचे की डी है उसमें जितने वो जोड़ दो। तो वैलेंस शेल फोर्थ है, उससे एक शेल नीचे की डी होगी 3D। 3D में कितने हैं? 5 इसके अंदर जोड़ दो, बस बात खत्म हो गई। द ग्रुप नंबर इज 7। समझ में आई बात? तो एक बार ग्रुप वाला फिर से बता दो सर, ग्रुप समझ नहीं आता, ग्रुप कैसे निकलेगा? कौन बोल रहा है? कौन पूछ रहा है? सर सम्यक। सम्यक पूछ रहा है। सम्यक कहाँ पे हो तुम? ग्रुप नहीं समझ आया सर, ग्रुप कैसे निकलेगा? नहीं, तुम किस शहर में हो ये बताओ। इंद्रपुरम। अच्छा, सम्यक देखो, समझो बात को। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे? ठीक, कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये तो पहचान लोगे सबसे मोटा शहर कौन सा है। यस सर। पीरियड खत्म। यस सर। फिर ब्लॉक डिसाइड कर लेंगे, ब्लॉक खत्म, ब्लॉक खत्म हो जाएगा। मान लो ब्लॉक डी आ गया। यही तुम्हें दिक्कत हो रही ना कि अगर सर डी आ गया तो क्या करेंगे। तो अगर ब्लॉक डी आया तो तुम ये बताओ, सबसे पहले ये तो देख लोगे कि वैलेंस शेल कौन सी है, सबसे बड़ी शेल कौन सी है हमारी? फोर्थ। यस सर। फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें? सर 2। तो दो लिख दिया प्लस। अब आप ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे जो वैलेंस शेल है फोर्थ नंबर की, सबसे बड़ी फोर्थ है ना, तो Yes, sir. 4 से एक पहले वाली डी, 4 से पहले डी कौन सी आएगी? 3 की। 3 की डी आएगी। और 3 की डी कौन सी है? कितने हैं उसमें? सर 5 1। तो उस 2 में 5 जोड़ दीजिए, 7। ओके सर। ये जैसे एक तुम लोगों से और करवा लेते, तुम अपने आप ही करके देख लो, थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। सिल्वर का बताओ, बताओ सिल्वर के बारे में, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, सब। सिल्वर इज 47। कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लेंगे ना हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3p6 नहीं होगा। सर हाँ, सर ये ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आपने 3D क्यों लिखा है? वो 4D नहीं होगा? नहीं, एक सेकंड सर, फोर्थ शेल आना चाहिए ना वहां पे, मतलब फोर्थ ऑर्बिटल। है क्या बढ़वा रहे हो? कृत कृत है क्या ये? यस सर। हाँ बोलो कृत, क्या कह रहे हो? सर फोर्थ ऑर्बिटल आएगा ना वहां पे, डी की पावर, मतलब D5 में फोर्थ ऑर्बिटल नहीं आएगा वहां पे? यहां पर कह रहे हो ये? यस सर। नहीं नहीं, तो 4s के बाद 3d आएगा ना। 3d तो अभी आया ही नहीं कहीं। 3d की जो n+l वैल्यू है वो 4s की n+l वैल्यू से बड़ी होती है, इसलिए 4s की एनर्जी कम होती है और 3d की ज्यादा होती है। तो पहले 4s भरता है फिर 3d भरता है। ओके सर। 4d तो बहुत देर में आएगा, देखो यहां आ रहा है 4d। ये यहां पर देखो कैसे हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद अब 5 4p6 देन 5s1 4d10। बताओ मैंने सही लिखा है कि नहीं? टोटल देखो 47 हो रहा है कि नहीं? 10 10 और 2 12 12 और ये 8 20 30 30 और 10 40 और ये 47 हो। अब बताइए इसमें क्या क्या निकालना है? बताइए सबसे पहले पीरियड कौन सा हुआ? पीरियड हुआ आपका 5th। ठीक है, उसके बाद आप ब्लॉक बता दीजिए।
ब्लॉक आपका डी ब्लॉक हो गया, बिल्कुल सही है। और ब्लॉक आने के बाद जब ग्रुप निकालना जाता है तो कैसे करते हैं? 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये समझ लो ये हमारा वो एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल याद है ना, वो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला। तो दिस इज हाफ फिल्ड एंड दिस इज फुल फिल्ड। दिस इज द यूनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सिल्वर। सो अल्टीमेटली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर 5 के अंदर 1 एंड द पेनल्टीमेट डी, पेनल्टीमेट मतलब जस्ट अंदर वाला डी। पेनल्टीमेट वर्ड अच्छा है, वर्ड है, इसको याद रखना। पेनल्टीमेट शेल का मतलब जस्ट अंदर वाली शेल। सो दिस इज 5s इज द आउटर शेल, द पेनल्टीमेट डी इज द 4d। सो अल्टीमेटली 1 + 10 11, यानी सिल्वर बिलोंग्स टू 11th ग्रुप। क्लियर? अब काम की बात शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसे प्रिडिक्शन हो गया, प्रिडिक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काम की बात ये है कि अब हमारा जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये आप ऐसे लाइन से भर रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे सब भर दिया आपने, इनमें जो इनकी प्रोडिक प्रॉपर्टीज है, जैसे साइजेस हैं, आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, आप एफिनिटीज, गेन एंथैल्पीज, ये जो भी इनकी प्रॉपर्टी, इनके पीछे एक बहुत बड़ा आदमी है जिसका हाथ। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैं एक आदमी हूं पीरियोडिक टेबल में और मेरे बगल में एक आदमी खड़ा है पीरियोडिक टेबल में, तो हम दोनों की जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, चाहे साइज ले लेते हैं, चाहे हम दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ले लेते हैं, चाहे हम दोनों के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ भी, वो जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जो भी डिफरेंस है हम दोनों की, उस डिफरेंस को एक बहुत बड़ा आदमी अक्सर डिफाइन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक आदमी है जो इन प्रॉपर्टीज में आने वाले अंतर को ज्यादातर जगहों पर एक्सप्लेन करता, और वो आदमी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनकी पीरियोडिसिटी कैसे बढ़ता है, साइज कैसे घटता है, कैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती घटती, वो सब बात की बात है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें किसी एटम के बारे में पढ़नी है कि एक एटम के अंदर बड़ी यूनिक चीज होती है, और वो होती है न्यूक्लियर चार्ज, और उससे ज्यादा यूनिक चीज होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने कहा ये मतलब क्या हुआ यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? अरे भाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो और कोई चार्ज आदमी होता ही नहीं, प्रोटॉन होते, तो जितने भी प्रोटॉन होंगे वही आपका न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करेगा। इफेक्टिव वर्ड क्या होता है भाई, इसमें ये इफेक्टिव कहां से ठूस दिया? अरे जो है सो है, इफेक्टिव क्या है इसमें? तुम में से कोई सोच पा रहा है? नहीं सोच पाओगे, क्योंकि अगर पढ़ा नहीं है तो नहीं सोच पाओगे। हम बताते हैं, जरा सोच के देखना। सोडियम ले लेते हैं, ठीक? मेरे ख्याल से सोडियम तुम समझ गए कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने सोडियम को बनाया तो 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे हो रही है? 2,8,1 1s2 2s2 ऐसे करके देखोगे तो फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकंड शेल में 8 आएंगे, और थर्ड शेल में 1 आएगा। क्लियर है? 2 8 1, ठीक। तो ये जो सोडियम है हमारा, सोडियम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11। द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम शुड बी 11 बिकॉज इट हैज 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो वो 11 नहीं हो। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज अगर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज 11 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होना चाहिए। सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड बी ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स। ये सो द न्यूक्लियर चार्ज शुड बी ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है भाई, मैं बताता हूं, अब जरा ध्यान से समझना। सोडियम के उस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो कौन सा इलेक्ट्रॉन से 11वां बाहर जो खड़ा था, उसके पास जाकर मैंने कान में ऐसे ही पूछा, यार ये बताओ सोडियम, ये जो तुम्हारा सोडियम है जिसके तुम इलेक्ट्रॉन हो, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रखे हैं? या ऐसे मैंने उससे सोचा चलो उससे जाके पूछता हूं। मुझे पता है कितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रखे हैं, 11। मुझे तो पता है ये बात कि 11 रखे, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार इसके आदमी से पूछ लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, मैं उससे जाके पूछता हूं। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के पास गया, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था, 11वां इलेक्ट्रॉन, मैं उसके पास गया, मैंने उसके कान में जाके पूछा, हाँ भाई कितने प्रोटॉन्स के चारों तरफ नाच रहे हो, तुम्हें पता है? उसने जवाब दिया 2 प्रोटॉन। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, 11 है 11। कह रहे देखो तुमने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, बकवास मत करो। हमने बोल दिया 2 प्रोटॉन तो बात खत्म, हमें 2 प्रोटॉन लग रहे हैं, तुमसे क्या लेना देना? हमने कहा यार एक मिनट रुको, 2 तुम्हें क्यों लग रहे हैं? 11 है। वो कह रहे नहीं 11 नहीं लग रहे हैं, 2 है, हम नहीं मानते तुम्हारी बात। वो कह रहा नहीं 11 है, वो कह रहा नहीं 2 है, वो कह रहा नहीं 11 है, वो कह रहा नहीं 2। इसका क्या मतलब हुआ? वो जो दोनों आदमी है वो दोनों सच बोल रहे हैं। जो 11 कह रहा है वो भी सच बोल रहा है, क्योंकि वो तो देख रहा है 11 है, और जो वो आदमी जो चक्कर काट रहा है वो भी सच बोल रहा है। वो कह रहा है भाई मुझे दिख नहीं रहा है कितने हैं, मैं तो आपको बिना देख के बता रहा हूं, मेरे हिसाब से 2 है 2। अब तुम ये सोच के बताओ,
उसको अगर 2 लग रहे हैं तो क्या सोच के 2 लग रहे होंगे? उसको जितने प्रोटॉन्स का पुल महसूस हो रहा होगा, जितने प्रोटॉन्स उसको अट्रैक्ट करता हुआ उसको महसूस हो रहा होगा, अट्रैक्शन, उसी के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा ना कि कितने लोग हैं। ये समझे मेरी बात? मतलब वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ चला, ठीक, वो ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे 2 ही प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो उसको कितने लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं। अगर उसको ज्यादा प्रोटॉन खींचेंगे तो ज्यादा लगेंगे। यानी वो देख नहीं रहा है कि कितने हैं, वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई मेरी अपने फीलिंग ये है कि मुझे जो प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सेंटर पर से 2 प्रोटॉन्स रखे, सिर्फ 2 ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली सेंटर पे कितने रखे हैं? 11। क्यों है ये अंतर क्यों आ रहा है? ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जब नाच रहा था तो उससे पहले भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे थे। यानी न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा था और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल कर रहे थे। ओवरऑल जो अट्रैक्शन वो फील कर रहा था वो कम फील कर रहा था ड्यू टू रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स। कुछ समझ पाए? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का माना जा सकता है, एंड दैट इज, मैं हालांकि डेफिनेशन वगैरह तुम्हें लिख के दे देता हूं। हाँ सर 2 क्यों आए, 1 नहीं आना चाहिए था उसको? नहीं, एक सेकेंड, ये 2 भी नहीं आया, ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने बोल रहा हूं। एग्जैक्टली क्या आएगा ये भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें। मैं तो सिर्फ ऐसे बता रहा था कि 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ मतलब वो कम बोल रहा है। क्यों कम बोल रहा है मैं ये बता रहा हूं। ये 2-3 के चक्कर में मत पड़ो, कम क्यों बोल रहा है वो समझो। नहीं समझे बात? है ना, वो 2 और 1 के चक्कर में पड़ो, क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन वो 11 नहीं होगा ये कंफर्म। क्यों? क्योंकि सर वो बीच के इलेक्ट्रॉन्स उसको बचा रहे हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसको शॉर्ट में ENC कहा जा सकता है। और इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन, और अगर तुम जितनी केमिस्ट्री लगाओगे इसके अंदर उतना ही रोगे, इसलिए बिना किसी केमिस्ट्री को दिमाग में लगाए सिर्फ हल्का सा समझने की कोशिश करना कि सर अगर ये न्यूक्लियस है अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस में, जैसे सपोज ये न्यूक्लियस ले लेते हैं, इस न्यूक्लियस में मान लीजिए कुछ प्रोटॉन्स रखें, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 11 प्रोटॉन रखें, ठीक। अब अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज होना चाहिए, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे मान लीजिए कुछ आपने ले लिया, कुछ ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक। अब ये ऐसे हो गया जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इधर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 4 5 6 7 8, और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये है हमारा सीन, ठीक। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को जितने भी प्रोटॉन्स का पुल महसूस होता है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल एकदम कोई केमिस्ट्री मत लगाना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, बिल्कुल सीधी बात समझोगे तभी बात समझ में आएगी, और जितना इसके अंदर घुस जाओगे उल्टी सीधी बकवास करने में कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर। आउटर शेल पर, हाँ, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन से पूछ सकते थे कि उसकी फीलिंग क्या है, बट जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया जाता है तो हम उस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से ही जाके पूछते हैं जो आउटर शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, या वो जो इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस आउटर इलेक्ट्रॉन से ये पूछा जाए कि तुम्हारे हिसाब से सेंटर पे कितने प्रोटॉन्स रखे हैं, तो जो भी वो जवाब देगा दैट विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम। और जवाब गलत क्यों आएगा? गलत मतलब कम क्यों आएगा? क्योंकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, अब तुम समझ रहे हो, ये जो प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है बताओ? ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है अंदर, बताओ ठीक कर रहा है? ठीक, अच्छा। अब ये तो अगर मान लो बीच के सारे आदमी हटा दिए जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं फिर? 11। तो ये 11 बोल देगा 11 खींच रहे हैं, लेकिन अब बीच वाले हैं, हटाए नहीं गए हैं, तो अब ये क्या करेंगे? अगर ये बीच में हैं तो ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अब झंझट है, यानी अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो गड़बड़, क्योंकि अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको ऐसे करके ढकेलेंगे। समझना जरा बात को, ये ऐसे ढकेलना है इसको, और इस धक्का धुक्की के चक्कर में जो नेट फोर्स अंदर लग रहा है, ये बताओ ऐसा नहीं हो सकता कि इस धक्कम धुक्की में नेट फोर्स बाहर हो जाए, यानी रिपल्शन बढ़ जाए? नहीं हो सकता, गजब आदमी हो। अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल। इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा है या नहीं? खत्म होगी बात। अगर आप एटम का हिस्सा है तो आप अट्रैक्टेड ही होंगे ना, नहीं तो बाहर नहीं भाग जाएंगे। कहने का मतलब सर अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स तो ज्यादा ही होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आप कह रहे थे, समझो, बस ये बताना चाह रहे हैं।
तुम लोग समझते बहुत ढीले से हो यार, तुम लोग यार समझ बादाम, गए सर। हाँ चना वना बादाम वादाम खाया करो भाई, समझा करो बात को। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और साथ में यही इलेक्ट्रॉन ये बीच की बकवास जो लगी हुई है ये इसको धकेल भी रही है, तो अल्टीमेटली अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा, और इस अट्रैक्शन के वीक पड़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियस पर 11 प्रोटॉन्स की जगह 2 प्रोटॉन रखे, तो ये फौरन पलट के बोल देगा मेरे हिसाब से सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2, 11 नहीं होगा। यहां तक ठीक? समझ में आई बात? अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल बोलते हैं, ये तो अपनी सरकारी भाषा हो गई, अब टेक्निकल बात करते हैं। इन बीच के इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, जिसकी वजह से यह आदमी कम न्यूक्लियर चार्ज फील करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी इन बीच के इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग हो रहा है, तो इसमें फिर कोई केमिस्ट्री नहीं समझना, क्या तुम मानते हो ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से? तो वो जो स्क्रीनिंग हो रही है, वो जो शील्डिंग हो रही है, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक्चुअल चार्ज से कम हो जाता है। जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी, सोच के जवाब देना, जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम हो जाएगा। जितनी कम शील्डिंग होगी उतना ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस करेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के अलावा हैं, उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से रोकते हैं, बचाते हैं, स्क्रीन करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का ये इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और ये स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जन्म देता है, जो एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर है लोगों की तमाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। और मुझे लगता है तुम सब यहां से बहुत आसानी से इस बात का आंसर दे सकते हो कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरे बगल में एक दूसरा एलिमेंट खड़ा है पीरियोडिक टेबल में, और अगर उस दूसरे एलिमेंट ने यह कह दिया मेरा ईएनसी मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुमसे ज्यादा है, मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो तुमसे ज्यादा है, मैं तुमसे छोटा होऊंगा, बताओ समझे कि नहीं? यस सर। यानी अगर 2 आदमी पीरियोडिक टेबल में खड़े अगल बगल और एक आदमी ये कह दे कि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा है, तो फिर मेरा साइज तुम्हारे साइज से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जिसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा पुल महसूस करेगा, और जो ज्यादा पुल महसूस करेगा वो सिकुड़ेगा, और वो सिकुड़ेगा तो उसका साइज बगल वाले के साइज से छोटा होगा। बताओ समझे? यानी अगर मुझे ये पता चल जाए कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं जब आप, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मान लो तुम्हें पता चल गया कि बढ़ता है, तो क्या तुम नहीं कह सकते कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज करता है? यस सर। बस खत्म हो गई। यानी मैं ये बताना हम बात करेंगे इसको डिटेल में, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ईएनसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब सेंटर पे 50 प्रोटॉन रखे, 70 प्रोटॉन रखे, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यार ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या फील करते हैं। वो जो फील करते हैं वो है एक्चुअल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जहां ज्यादा होता है वहां पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंगली चेंज होने लगती हैं। अब काम की बात करते हैं। काम की बात यही है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट होने से, न्यूक्लियर पुल को से बचाने की कोशिश करते हैं, शील्ड करने की कोशिश करते हैं, और इन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का ये इफेक्ट शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। मोर द शील्डिंग और स्क्रीनिंग लेसर विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात खत्म। यानी वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो वो सीधे सीधे, हालांकि यहां लिखा है मैं फिर भी लिख रहा हूं कि अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल चार्ज में से, फॉर्मूला अपने आप समझ के देखना भाई, बिल्कुल कोई केमिस्ट्री नहीं लिख रहा हूं, एक्चुअल चार्ज में से आप सिग्मा माइनस कर दीजिएगा, और सिग्मा है आपका शील्डिंग। जरा समझना। यानी अगर मैं आपको यह बता दूं कि बीच के इलेक्ट्रॉन्स कितना शील्ड कर रहे हैं, तो टोटल में से अगर वो शील्डिंग माइनस कर दूं तो वही तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कि नहीं। जैसे सोडियम ने क्या बोला कि भाई ऐसा है 11 प्रोटॉन्स है। 11 इज व्हाट? इफेक्टिव और एक्चुअल? एक्चुअल। तो उस 11 में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए? ये जितने बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स उसको कितना बचा रहे हैं, वही माइनस करना चाहिए। तो मान लो मैं तुमको अगर बता दूं कि 10 इलेक्ट्रॉन उसको जो है 9 यूनिट से बचा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 10 है और उसको 9 यूनिट से बचा रहा है, तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा यार ऐसा 11 थे, तुम लोग मुझे 9 यूनिट से बचा रहे हो, तो मेरी जो फीलिंग एक्चुअल है, जो इफेक्टिव है, वो 11 - 9 से निकाली जाएगी, दैट इज 2। बताओ समझे?
यानी किसी तरह से अगर मैं बीच के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर सकूं तो मैं उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकता हूं। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये वैसे तो जेई में कभी नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन इंपॉर्टेंट है और कुछ सवाल इससे मिलते जुलते दिखते हैं। एनसीईआरटी में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अब फिर वही है कि अगर मैं ये सोचूं कि तुम्हारा संडे को टेस्ट है तो मैं कम से कम एक पोर्शन कवर कर लेता हूं जो टेस्ट में आएगा, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि ठीक है वो टेस्ट में कवर कर ले या नहीं करें कोई बात नहीं, आगे कवर हो जाएगा, बट इसको छोड़ना मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं जरूर कोशिश कर रहा हूं कि एक छोटा सा लेवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना ये सीख लेना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। ठीक, तो मुझे भी लगता है। हाँ सर, जो ये सबसे बाहर है उसको तो आप कह रहे हो कि जैसे 9 से प्रोटेक्ट कर रहा है वो, तो जो बीच में होंगे उन पे भी हो रहा होगा? सब पे हो रहा होगा, सब पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा। तो सर सेम ही हो रहा होगा या अलग 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 होगा ना यार, समझो बात को। अगर मान लो इस आदमी पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है तो फिर इसके अंदर वाले कम हो जाएंगे। अब समझ रहे हो बात को? सर इस पे बाहर वाला नहीं करेगा? बाहर वाले का ही मैं बताना चाह रहा हूं, बाहर वालों का कोई भी इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता इन द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी आप जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे आप हमेशा कोशिश करके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही पकड़ेंगे, लेकिन अगर उसके बाहर भी कोई इलेक्ट्रॉन है तो आप उसका कोई भी इफेक्ट कंसीडर मत करिए, क्योंकि वो आपको बचा नहीं रहा है, वो आपको बल्कि अंदर ढकेल रहा है। मेरी बात समझे? लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आप ढकेलना भी कंसीडर इसलिए मत करिए क्योंकि जो वो बाहर वाला आदमी, जैसे ये है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए ये वाला है और इसके बाहर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो तुम्हारे हिसाब से ये इसको ढकेलेगा ऐसे सर, लेकिन तुम्हें तो ये भी पता है ना कि ये आदमी तो कहीं भी हो सकता है, ऐसे घूमता रहता है ऐसे, तो जब वो कभी यहां आएगा तो इसको ढकेलेगा भी, तो इसका इफेक्ट नलिफाई कर दीजिए, यानी उसके बाहर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर मत करिए, आप बात खत्म। ठीक है सर, समझ गए ना? अंदर वाले तो हमेशा उसको रिपेल करेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये वाला तो जो इलेक्ट्रॉन, हाँ सर जितना अंदर को आते जाएंगे सेल्स में उतना ज्यादा वो न्यूक्लियर एक सेकंड, अब इस बात पे आने जा रहा हूं मैं, इसी बात पे आने जा रहा हूं। अब तुम लोग ये बताओ कि ये इतनी सी बात समझ में आ गई है कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड करते हैं, स्क्रीन करते हैं, जिसकी वजह से उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की के साथ जो न्यूक्लियर पुल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल चार्ज से कम हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब काम की बात करते हैं। अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मुझे कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करूंगा, थोड़ा रफ आइडिया, ठीक, एक रफ आइडिया ले रहा हूं मैं, ठीक। मैं इस टॉपिक को छोड़ भी सकता हूं लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूं बिकॉज मैं कुछ पिक्चर तुम्हारी और क्लियर होगी इसलिए ये काम करवाना चाह रहा हूं, ठीक। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सोचते हैं, तुम सोच के जवाब देना। तुम्हें यानी इस आदमी को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जिसको आप कंसीडर में ले रहे हैं, कंसीडरेशन में ले रहे हैं कि भाई जिससे आप बात कर रहे हैं कि भाई तू बता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं उस आदमी को न्यूक्लियर पुल से बचाने के लिए उसी शेल में, जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो ज्यादा हेल्प करेंगे, या उसके अंदर के शेल वाले ज्यादा हेल्प करेंगे, या सबसे अंदर के वाले शेल वाले ज्यादा हेल्प करेंगे जो उसको न्यूक्लियर पुल से सबसे ज्यादा बचाएंगे? अंदर वाले, जो उसके अंदर वाला होगा। तुम फिर वही है, केमिस्ट्री हटाते हैं, अपनी बात करते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं और ये मेरा, मैं बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे साथ मेरे इसी शेल में, अब देखो यहां तो ऐसा नहीं, यहां तो अकेला आदमी था, मान लीजिए इसी शेल में और दो एक आध आदमी और खड़े, मान लीजिए ये भी खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, इसी शेल में, ठीक। अब मेरा सवाल ये है कि जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं, तो मेरे आसपास भी एक आदमी यहां खड़ा है मेरे शेल में, एक मेरे शेल में यहां खड़ा है, और फिर मेरे आगे भी एक आदमी खड़ा है, फिर उसके आगे भी एक आदमी खड़ा है। ये बताइए अपनी अकल लगा के, अगर मैं मुझ पर कोई आदमी सामने से गोली मार रहा है, ठीक, सामने से कुछ सामने बिल्कुल खड़ा है, वो न्यूक्लियस हो गया, जो दुश्मन है मेरा, ठीक, वो दुश्मन मेरे ऊपर गोली मार रहा है ताकि मैं अट्रैक्ट हो जाऊं, ठीक। उसकी गोली को अगर मुझको कोई बचाना चाहता है, शील्ड करना चाहता है, तो उस शील्डिंग को ये लोग मुझे ज्यादा बचा रहे हैं, मेरे बगल वाले खड़े हैं, या जो बंदूक के आगे खड़ा है वो मुझे ज्यादा बचा रहा है? समझो बात। जो बगल में हमारे खड़ा है वो कैसे बचाएगा? आप खुद ही सोचिए ना, जो मेरे बगल में खड़ा है वो क्या कर सकता है? वो यही कर सकता है, थोड़ा सा ढकेल देगा तो गोली निकल जाएगी, समझ रहे हो? वो कोई आगे तो आ नहीं सकता ना गोली के, वो तो मेरे बगल में खड़ा हुआ है। लेकिन जो बंदूक के आगे खड़ा है, सोचिए ये ऐसे, वो मुझे, मैं तो पीछे हूं, मुझे सबसे ज्यादा बचा रहा है।
यानी मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स में जब आप शील्डिंग की बात करते हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा उन इलेक्ट्रॉन्स का होता है जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर पड़ता चला जाता है। और इनफैक्ट जो मेरे ही शेल के दोस्त होते हैं, वो दोस्त तो है मेरे क्योंकि वो मुझे बचाते हैं, लेकिन वो मेरे ही शेल के दोस्त मुझे बहुत कम बचा पाते हैं। मजबूरी है उनकी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले सामने से गोली चलने वाले को रोक नहीं पाते। यानी जो शील्डिंग होगी सबसे कम किसकी होगी? उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मेरे साथ हैं। उससे थोड़ी ज्यादा किसकी होगी? जो मेरे थोड़े से आगे हैं। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो मेरे बहुत आगे हैं, जो न्यूक्लियस के करीब है। बताओ, समझे बात? सर यानी अगर मैं शील्डिंग, सर जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं तो ये नहीं हो सकता कि जो बाहर वाले सेल का है उसका अलग स्पीड से घूम रहे हो और अंदर वाले का अलग स्पीड से? हो सकता है, मतलब ऐसा होता ही है। तो सर उसमें बीच बीच में डिफरेंस आता होगा उसमें? नहीं, सब कुछ आता होगा, लेकिन अब आप ये बताइए ना, जिस लेवल पर आप बात कर रहे हैं माइन्यूट, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, क्या उन सारी प्रिसीजंस को ध्यान में रखा जा सकता है? कभी सवाल ही नहीं उठता। ये तो एक रफ बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे बगल वाला जो होगा वो कम बचा लेगा, थोड़ा आगे वाला ज्यादा बचा लेगा, और फिर ये भी है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह से बचाएंगे। बात समझ लो। लेकिन हम इतने डिटेल में कैसे करेंगी? तुम्हारी बचाओ इतनी, तुम इतना बचाना, तुम इतना बचाना। तो हम तो एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि जितना हल्का सा समझ में आ रहा है वो ये कि मेरे ही शेल में जो बच गए वो मुझे बचाएंगे इतना, जो मेरे अंदर की शेल वाले होंगे, एक शेल जस्ट अंदर वाले, वो मुझे ज्यादा बचाएंगे, और बाकी जो अंदर वाले हैं वो मुझे और ज्यादा बचाएंगे। ये तो क्लियर है कि नहीं सर? तो एक रफ आइडिया ये लिया गया है कि जब आप कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग कांस्टेंट निकालें या शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करें तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि जिस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग कैलकुलेट की जा रही है या जिस इलेक्ट्रॉन का के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक को बिलोंग करता है या पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। अगर वो एस और पी का इलेक्ट्रॉन है अगर, तो आप ये वाला रूल फॉलो करने जा रहे हैं। मैं बोल भी रहा हूं तो मैं लिख के भी दे दूंगा। रूल क्या है? अगर उस इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर ये एस इलेक्ट्रॉन है या ये पी इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये रूल याद रखना है। क्या? उसी शेल में, बहुत ध्यान से सुनना, उसी शेल में जितने लोग बच गए वो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए बचे हुए लोग 5 हैं, तो ये 5 लोग मुझे कितना बचा पाएंगे? 5 इंटू 0.3। समझ में आई यहां तक? मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक? अच्छा, प्लस जो जस्ट मेरे अंदर वाले, जस्ट अंदर वाले, वो मुझे शील्ड करेंगे 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए जस्ट अंदर वाले 6 हैं, तो 6 इंटू 0.85 मुझे शील्ड कर देंगे। रेस्ट ऑल वो मुझे शील्ड करेंगे 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलता हूं मैं, अगर जिस इलेक्ट्रॉन पर आप शील्डिंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन में वो, अगर वो इलेक्ट्रॉन एस या पी को बिलोंग करता है, एस या पी सबशेल को बिलोंग करता है, तो उसी शेल में बचे हुए जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको शील्ड करेंगे 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। उसके जस्ट पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको शील्ड करेंगे 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन, और रेस्ट ऑल दे विल शील्ड यू 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। इससे आपको शील्डिंग मिल जाएगी और एक्चुअल में से माइनस करके आपको जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूं, चलिए। और ये मैंने लिख भी रखा है, मतलब तुम ऐसे मत समझना कि तुम्हें ये याद कैसे करो, ये लिखा हुआ है 0.85 0.35 ये सब लिख रखा है, ठीक? तो लेकिन हम तुम्हें समझा देंगे तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो तुम इसको जरा समझना कोशिश, बल्कि यही 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 करते हैं, एक बार इसी के अंदर लिखते हैं ताकि तुम देखते भी रहो। जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम की बात कर रहे थे। बताओ जरा, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है? अच्छा, अब आप ये बताइए किस आदमी से बातचीत चल रही है? सोडियम। सोडियम मतलब इस इलेक्ट्रॉन से बातचीत चल रही ना, इसी इलेक्ट्रॉन से तो पूछ रहे हो, ठीक? तो अब क्या बताना है बताइए सर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो हमने क्या बोला? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए जेड इफेक्टिव अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो होना चाहिए जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। तो आप सबसे पहले सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा इज द शील्डिंग कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे? उसी शेल में जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, उस द इलेक्ट्रॉन विच इज इन कंसिडरेशन को, विच इलेक्ट्रॉन इन कंसिडरेशन, दिस 3s1 वाला। तो उसी शेल में जितने बच गए, कितने बच गए इसी शेल में? 0। इसका मतलब ये हुआ 0.35 वाला कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। यस सर। क्योंकि उस शेल में तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ दिस सिग्मा विल बी 0 इंटू 0.35 प्लस इससे जस्ट पेनल्टीमेट शेल। किस शेल की बात चल रही है? थर्ड। पेनल्टीमेट नंबर क्या होगा? पेनल्टीमेट थर्ड से अंदर कौन सा नंबर आता है? 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
8, 6 और 2 दिख रहा है ये, तो वो कितना शील्ड करेंगे? 0.85, 0.8 यानी कि 8 इंटू 0.85। क्लियर? प्लस रेस्ट ऑल 1, रेस्ट ऑल 1, रेस्ट कितने बचे? 2 इंटू 1। दिस इज माई सिग्मा। आप इसको कैलकुलेट करिए, इट विल बी 8.8। सो एक्चुअली Z इफेक्टिव ऑफ सोडियम इज 11 माइनस 8.8 एंड दिस इज 2.2। सोचो, बाहर वाला कह रहा है सेंटर में सिर्फ 2.2 प्रोटॉन रखे, मेरे हिसाब से सिर्फ 2.2। क्यों? क्योंकि बीच वाले बचा रहे हैं। एंड दिस इज सिग्मा एंड दिस इज शील्डिंग। ये सिग्मा कैलकुलेट करिए, इफेक्टिव निकालिए माइनस करके। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम इज 2.2। लेकिन ये तब होगा जब आप उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो S या P को बिलोंग करता है। तब उस केस में आप ये 3 रूल्स याद करेंगे। पहला, उसी शेल के शील्ड करेंगे 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। पेनल्टीमेट शेल वाले शील्ड करेंगे 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। रेस्ट ऑल विल शील्ड यू 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर आ गया है तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके इसका पोटेशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल के दिखाओ। पोटेशियम इज 19। एग्जैक्टली 2.2। इसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन जब तुम लिखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब आप देख लीजिए, जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं वो ये वाला आदमी है, तो इसमें भी वही वाली बात आ जाएगी। जब आप सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो S में तो कोई बचा ही नहीं, P में कितने बचे? 3 में 8, तो ये 8 इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑल कितने? 6 2 8 2 10 इंटू 1। आप इसको देखिए, इट विल बी 16.8। सो अल्टीमेटली Z इफेक्टिव आ जाएगा 19 माइनस 16.8, 2.2। तो इसका ये मतलब नहीं हर किसी का 2.2 आएगा, लेकिन इन दोनों का 2.2 है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जिस इलेक्ट्रॉन से आप बात कर रहे हैं वो आदमी F को बिलोंग करे, D को बिलोंग करे। तो अगर वो D और F को बिलोंग करता है तो उसी शेल में जो बच गए वो 0.35 से शील करेंगे, जैसे यहां शील कर रहे थे। रेस्ट ऑल 1, बस बात खत्म। D और F का और भी आसान हो गया। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन D और F का इलेक्ट्रॉन है तो उसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो 0.35 यूनिट से शील्ड करेंगे, जैसे यहां करते थे। रेस्ट ऑल 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। इसमें 0.85 वाला फैक्टर हट जाएगा। यानी अगर आप D और F को बिलोंग करते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये D और F का भी मैंने लिख रखा है। ये अगर आप D और F को बिलोंग करते हैं तो क्या होगा, उसी शेल वाले लोग आपको कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35 टू सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन, और बाकी रेस्ट ऑल 1। 0.85 वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, खत्म। समझ गए सब लोग? इस तरह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लिया जाएगा। अब जरा एक सेकंड बस रुक जाना। बस अब तुम मुझे ये बताओ जल्दी से एक बार सोच के, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, लिथियम के नीचे ये सोडियम है, ये पोटेशियम। ठीक, अब नीचे की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां की अगर मैं बात करूं तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s1। दिस इज 1s2 2s2, दिस इज 1s2 2s2 2p1। बोरॉन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब तुम ये जरा खुद से सॉल्व करके देखना एक बार कि लिथियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल के आएगा वो बेरिलियम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम आएगा, और बेरिलियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो बोरॉन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम आएगा। और वो लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्यों है? तुम देखो, एक जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ यहां से यहां जब तुम गए तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि नहीं? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो प्रोटॉन भी ऐड होगा।
Yes, sir. यानी दुश्मन भी बढ़ रहा है और दोस्त भी बढ़ रहा है। Yes, sir. दुश्मन हमारा न्यूक्लियस होगा जो कि पुल करता है और दोस्त हमें बचाता है। ठीक, ये बताओ जो दोस्त आया वो किस शेल में आया? सेकंड में। यानी सेकंड में हम भी थे, एक और दोस्त आया सेकंड में। क्या बताया गया था? अगर तुम्हारे ही शेल में आके तुम्हारा दोस्त खड़ा होगा तो तुम्हें ज्यादा बचा नहीं पाएगा। याद है ये वाली बात? यस सर। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मन एक यूनिट से बढ़ता जा रहा है, एक यूनिट से, 1 1 1 1, लेकिन दोस्त, सर दोस्त भी तो 1 यूनिट से बढ़ रहा है। नहीं, दोस्त की शील्डिंग सिर्फ 0.35 यूनिट से बढ़ रही। समझो बात। यानी दुश्मन एक एक बढ़ते जा रहे हैं, दोस्त भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो दोस्त तुम्हारे बगल में आके खड़े हो रहे हैं और बगल में खड़े होने वाले दोस्त तुम्हें बहुत कम बचा पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ दुश्मन अब ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा और तुम्हें ज्यादा पुल करने लगेगा, जिसकी वजह से अगर तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, दिस इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह वगैरह, ये आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट मूवमेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है। यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करने पर एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। कुछ समझे बात? हो सकता है इसमें कहीं लफड़ा आ जाए। लफड़ा मतलब सर हम आगे चल रहे थे तो हमने उम्मीद की कि आप हमसे छोटे होंगे, हम तो यही सोच रहे थे कि हम आगे जाएंगे तो आप छोटे हो जाएंगे, और आगे गए और छोटे हो जाएंगे, और आगे गए और छोटे, क्योंकि एनसी बढ़ रहा है। लेकिन सर लफड़ा क्या है? लफड़ा सर एक आध जगह पर ऐसा दिखता है, जब हम आगे चलते हैं छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, फिर एकदम से बात करते, अरे तुम तो हमारे बराबर हो, फिर और आगे गए, अरे तुम तो हमसे भी बड़े हो गए। यानी आगे जाने पर कभी कभी लफड़ा दिख सकता है जिसमें साइज घटने की जगह बराबर या बढ़ जाए, वो इर्रेगुलरिटी। हाँ सर मेरे को ये पूछना था, जैसे कि आप कह रहे हो 0.35 से बढ़ता है जो साइड में आते हैं, सर अगर सेल चेंज हो रहे तो क्या मतलब जैसे KLMN होते थे तो अंदर वाले सेल से बाहर वाले में जा रहे हैं। अंदर वाले से बाहर वाला मतलब? सर जो अंदर की सेल फुल हो गई, 8 हो गए, तो उससे नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं, तो हाँ। उसमें न्यूक्लियस का तो बढ़ेगा, उसमें वो तो नहीं बढ़ेगा ना? हाँ न्यूक्लियस का तो बढ़ेगा, तो 0.35 वाला नहीं बढ़ेगा? हाँ। ठीक है सर। क्या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं प्रोटॉन एक बढ़ रहा है कि नहीं न्यूक्लियस में? सर मतलब यहां से यहां आने में प्रोटॉन बढ़ा कि नहीं? कुछ नहीं सर, बकवास कर रहा है, रहने दो। तो इसको कोने में ले लो, कोने में। प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा वो आपके शेल में ही आया। तुम समझो, तुम जो कह रहे हो, हमें लग रहा है तुम स्वयं या जो भी बच्चा है, तुम ये सोच रहे हो कि आप अब आगे जाने पर इलेक्ट्रॉन कहीं और भी आ सकता है, कहीं और नहीं आ सकता है। जब आप पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो शेल फिक्स होंगी। सेकंड शेल हमारी है, सेकंड आपकी भी रहेगी, सेकंड आपकी भी रहेगी, सेकंड आपकी भी रहेगी, सेकंड आपकी भी रहेगी। सर पीरियड मैं ऐसा कह रहा था, जैसे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली तो उसके बाद जो बढ़ेगा वो नेक्स्ट सेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो उसमें पीरियड बदल न्यूक्लियस तो जाएगा। बढ़ा है पर वो तो नहीं बढ़ेगा ना, जो ये 0.35 का है। जब आप नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करके अगले इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो अब आपका पीरियड चेंज हो जाएगा, शेल चेंज हो जाएगी। अब तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा और नई शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हम सिर्फ एक ही पीरियड की बात कर रहे हैं। एक ही पीरियड में अगर आप आगे चल रहे हैं तो शेल आपकी फिक्स हो गई, प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है और आप ही के शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। अब आप ही के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो शील्डिंग कम हो जाएगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। एक ही पीरियड की बात चल रही है, ठीक है ना? बराबर। चलो खैर, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर इसको पढ़ते हैं। लेकिन अब तुम आगे की चीजें जो तुमसे कही गई हैं वो जरूर कर लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। हाँ थैंक यू सर। एक सेकंड, ये सब लोग पढ़ लोगे भाई? इधर 2-4 दिन का टाइम मिलेगा, 2-4 दिन में कर लोगे? यस सर। हाँ, इसको एक एनसीईआरटी की एक पन्ना एकदम बिल्कुल चाट मारो, लाइन एकदम, और उसके बाद तुम ये हम आगे कर ही रहे हैं। ठीक, चलो आज इतना ही करते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर।